हेलो, माय नेम इज राज और आज हम शुरू कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट चैप्टर जो क्लास 8 का है। देखिए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही अच्छी रोचक जानकारियां हैं। तो बात शुरू होती है बेटा 1858 से। 1858 मतलब कि 1858। आपको वो डेट हमेशा याद होनी चाहिए जब हमारे देश में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक एक्ट आता है जिसका नाम था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। अब इसके बारे में हम देखेंगे आया क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे कि आया क्यों। आपको याद होगा कि जब हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857, याद है मंगल पांडे वाला मामला, ठीक है ना। तो उसी के चक्कर में आया था क्योंकि मेरी बात सुनो, इसका बैकग्राउंड क्या था उसके बारे में जरा हम नोटिस करेंगे। देखो हमारा जो ये देश में अंग्रेज आए पहली बार, तो एक तरफ थी ईआईसी और एक तरफ था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ईआईसी एक कंपनी थी हमारे देश में, ईआईसी ट्रेडिंग के लिए आई थी। तो इसका जितना भी सारा कुछ मतलब कि शासन होता था, प्रशासन होता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होता था। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जब थ्रू होता था तो यहां पर खूब दब के पैसा कमाया गया, मस्त तरीके से, खूब जबरदस्त तरीके से पैसा कमाया। तो जब पैसा कमा लिया इन्होंने, तो अब हमने पढ़ा था 1857 में उस वाले चैप्टर में कि भाई कितने सारी चीजें रिफॉर्म हो गई थी। तो उसके चलते हुए भारतीयों ने क्या काम किया, उसके चलते भारतीयों ने बहुत सारी चीजें की। ठीक, अब जब चीजें बहुत सारी कर दी तो उसके चक्कर में रेवोल्यूशन भी हुआ। ठीक, तो ये खबर उसमें उस रेवोल्यूशन में बहुत खून खराबा हुआ, मतलब कि इतना ज्यादा हो गया था कि उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, पहला इंडिपेंडेंस फाइट बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। हमें आजादी तभी मिल जाती, लेकिन हुआ ये कि जितनी तेजी से बढ़ा उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक खबर नहीं थी। लेकिन जब ये खबर पहुंची ब्रिटिश पार्लियामेंट को, तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत कर रहे हैं ईआईसी वाले, ये तो अपने मनमानी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो तब जाके ईआईसी से सारी पावर छीन ली गई। ईआईसी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी पावर छीन ली इन्होंने और अपना एक एक्ट बनाया और भारत में लॉन्च कर दिया। वो था 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। सिंपल सी बात। चलो जी कोई बात नहीं, इस एक्ट के जरिए दो चीजें हो गई। एक तो पहली चीज, ईआईसी के सारी चीजें बंद हो गई, पावर बंद हो गई। अब सारा का सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत पे राज जो कर रहा था, वो अब ब्रिटिश क्राउन था। उस टाइम ब्रिटिश क्राउन कौन था इंडिया में? रानी विक्टोरिया थी उस टाइम पर। रानी विक्टोरिया हमारी ब्रिटिश क्राउन थी। और अब 1858 के बाद ये तय हो गया था कि भारत में जो भी चीजें होंगी आज के बाद वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही होंगी। ईआईसी का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ गई? ठीक, अब देखो हमारे मूवमेंट चालू तो हो गए क्योंकि हम इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना हमेशा हर एक मूवमेंट के पीछे ना हमेशा एक लॉजिकली ना रीजन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि हमारा 1857 की रेवोल्यूशन थी, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जो ब्रिटिश के द्वारा किए जा रहे थे, उनसे इंडियन नाराज हो गए थे और हमने रेवोल्यूशन छोड़ दी। तो ऐसे ही 58 के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आ गया बाय ब्रिटिशर्स, तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज करना चालू कर दिया। अब जैसे कि 1858 में आर्म्स एक्ट आया था। आर्म्स एक्ट आया हमारे इंडिया में 1878 में। 1878 में आर्म्स एक्ट आया। शस्त्र एक्ट बोलते हैं, शस्त्र अधिनियम। हमेशा ध्यान रखना, एक्ट को हमेशा हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। तो 1878 आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से कोई भी हथियार नहीं रख सकता था। तो ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया कि भारतीयों पर एक तो हथियार नहीं होंगे, केवल सोल्जर्स के अलावा। बात समझ आ रही है? चलो, अब ये एक रिफॉर्म्स हुआ। रिफॉर्म्स का एक बिल एक्ट ले आए थे ये। अब एक्ट और बिल में अंतर क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। जब हम कोई प्रपोजल पार्लियामेंट में रखते हैं तो वो होता है आपका उस टाइम पर बिल, लेकिन जब कोई उस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो वो बन जाता है एक्ट, मतलब कि कानून। जब किसी भी चीज के आगे एक्ट लग जाता है, इसका मतलब होता है कि वो चीजें अब एक्टिवेट है, मतलब कि उनको अब देश में लागू कर दिया गया है।
दैट्स इट, करेक्ट। तो ऐसे ही भारत में 1870 एक्ट आ गया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को, इंडियंस को कोई भी वेपन्स रखने की अनुमति नहीं थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। बात खत्म हो गई। उसी साल एक एक्ट आता है वर्नाक्यूलिस एक्ट। क्या आता है? वर्नाक्यूलिस एक्ट आता है। इसको हम वर्नाक्यूलर भी बोल देते हैं कभी कभी। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन है मीडिया से। किससे कनेक्शन है? मीडिया से कनेक्शन है। अभी कैसे कनेक्शन है मैं आपको बता दूं। देखो हो क्या रहा था कि जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ला रही थी, तो उसकी आवाज उठाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो उस टाइम कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेंजर्स, ईमेल, इंटरनेट तो था नहीं। तो अब क्या करते थे भारतीय लोग जो थे, वो भारतीय लोग ये करते थे कि अपनी बातें मैगजीन्स के थ्रू फॉलो अप करते थे। किसके थ्रू करते थे? मैगजीन्स के थ्रू, अखबारों के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सब करते थे। अब क्या था, अब अंग्रेजों को ये बात पता चली कि भाई अब जो है चिंगारी भड़क रही है, अब चिंगारी भड़क रही है। अब एक काम करते हैं हम कि इस मीडिया पर बैन लगाओ, इस मीडिया को बाइकआउट करो। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पारित करती है जिसका नाम होता है वर्नाक्यूलर एक्ट। मतलब कि माने कि आज के बाद ना ही कोई मैगजीन छपेगी और ना ही कोई न्यूज़पेपर छपेगा और ना ही कोई भी क्रांतिकारी या फ्रीडम फाइटर जो भी है वो अपनी बात किसी मैगजीन पर रखेगा। बात समझ आ रही है ना? तो देखो कैसे ब्रिटिशर्स अपनी बातों को समझा रहे थे। मतलब कि उन्होंने नए नए एक्ट लाने शुरू कर दिए। भाई कानून तो होता है ना, मान के चलो एक कानून है, एक कानून हमने बनाया, ये वाला कानून बनाया कि आज से भारत में इंटरनेट सुविधा फ्री होगी। तो पहले वो कानून कहां होगा? पहले इस संसद में, संसद के एक वाले सदन में पहले एक प्रपोजल लाया जाएगा। एक प्रपोजल लिया है कि जी आज से हम इंटरनेट बंद करेंगे, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। एक हमें बिल हमने पेश कर दिया, उस बिल को प्रपोजल ही बोलते हैं। ठीक, अब इसको मंजूरी मिल गई, इसको मंजूरी मिल गई किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिल गई। अब ये बन गया एक्ट। क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। तो ऐसे ही वर्नाक्यूलर एक्ट था जिसके थ्रू हमने मैगजीन्स बंद कर दी, न्यूज़पेपर हमारी बंद कर दी गई। तो अब भारतीयों के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे कि वो अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचा सके, क्योंकि तो पहले क्या था, मैसेंजर तो था नहीं ना। तो ऐसे ही वर्नाक्यूलर एक्ट आ गया। हालांकि बाद में इस एक्ट को हटा दिया गया था। वो तारीख थी 1881 में इसको हटा दिया गया था। वैसे कई बार लगा ही इंडिया में वर्नाक्यूलर एक्ट, ठीक है, पहली बार यहां लगा, फर्स्ट बार। यहां लिख लो फर्स्ट बार। जो फर्स्ट एक्ट आया था इंडिया में वर्नाक्यूलर एक्ट, ये सीधा सीधा कनेक्शन लिख लो उसका मैगजीन से, मैगजीन से या न्यूज से। यहां लिख लेंगे मैगजीन वगैरह से। बैन हो गई थी, बैन मैगजीन, मीडिया से बैन हो गया था। बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगला बिल आया। भाई ब्रिटिशर्स ने एक बिल और लेकर आई है, इसका नाम था इलबिल्ट बिल। क्या था? इलबिल्ट बिल। इसका सीधा कनेक्शन मान लो तुम जजेस से, जजेस, इंडियन जजेस एंड ब्रिटिश जजेस, गोरे और काले जजेस के थ्रू। इसमें क्या था कि थोड़ा सा इक्वालिटी पर फर्क पड़ा इलबर्ट बिल में, थोड़ा असमानता रही। इंडियन जजेस जो थे, ब्रिटिश जजेस जो थे, उनमें थोड़ा इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इंपोर्टेंट यहां से बात शुरू होती है, यहां से बात शुरू होती है जिसका नाम है 1885 ईयर आता है ये वाला। अब सुनो इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, सुनो। भारत में जो भी हो रहा था उस टाइम पर वो मैटर नहीं करता था। तो अब चीजें क्या होने लगी भारत के अंदर कि अब हमारे भारतीयों को ना कुछ ऐसी संस्था चाहिए थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी कि जिससे वो अपनी बातें इंग्लैंड तक पहुंचा सके। अब इंग्लैंड में लंदन शहर में EIC का हेडक्वार्टर हुआ करता था। सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से हुआ करता था, लंदन से। जैसे कि दिल्ली में होता है आज की डेट में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम उधर से चलता है, कहते ना। तो ऐसे ही इंग्लैंड में लंदन था उस टाइम पर। अब जब लंदन था उस टाइम पर, तो वहां पर बात पहुंचाने के लिए कोई कमेटी चाहिए थी हमें।
तो तब निर्माण हुआ, एक फाउंडेशन रखी गई जिसका नाम था कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है जो आज के समय में आप देखते हो राहुल गांधी वाली, ठीक है। हालांकि आज की डेट में उसका कुछ दबदबा कम है, लेकिन एक ऐसा टाइम भी था कि भारतीयों के पास सबसे बड़ी पावरफुल पार्टी कांग्रेस रहा करती थी उस टाइम पर, ठीक। पहली बार फाउंडेशन रखी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और वो साल था 1885। बात समझ आ रही है? अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दूं तुम्हें, इसके बारे में फैक्ट बताऊं कि जो INC है ना, इसमें 72 लोग थे शामिल। किसमें थे? 72 लोग शामिल थे इसमें। और इसकी फाउंडेशन जो रखी गई वो मुंबई में रखी गई। एक मुंबई में संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय, तो उसमें इसकी फाउंडेशन रखी गई 72 लोगों के साथ 1885 में। अब था मामला कि भाई ऐसा क्यों है, इसमें कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे जो इंडियन कांग्रेस में थे और अपनी अपनी बात लंदन में पहुंचाते थे, ठीक है बात। जैसे कि इसमें कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि दादा भाई नारोजी, इनको द ग्रेट इंडियन मैन बोलते हैं, ओल्ड मैन, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी हो गए, अशोक मेहता, और इसमें 2-4 और हैं लोग जैसे कि बनर्जी, WC बनर्जी भी इसमें शामिल है। ये सब चेयरमैन बनेंगे आगे जाके सारे के सारे। तो कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण नाम जो है उनमें से बदरुद्दीन तैयब रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब जो है पहले इसके चेयरमैन बने। क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस के पहले चेयरमैन कौन थे, तो आंसर करो कि भैया पहले जो थे बदरुद्दीन तैयब थे, पहले मुस्लिम चेयरमैन बदरुद्दीन तैयब जी थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई कांग्रेस की फाउंडेशन कहां रखी गई, तो 1885 में मुंबई में रखी गई। अच्छा एक चीज और, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई, अगर कोई तुमसे पूछे कि कांग्रेस के फाउंडर कौन है, तो आप आंसर करेंगे A.O. ह्यूम। इंपोर्टेंट है, A.O. ह्यूम थे। और 1885 में 72 पीपल्स थे इसमें पूरे के पूरे। कहां हुई जी फाउंडेशन तैयार? मुंबई में हुई। मुंबई में संस्कृत कॉलेज था उसमें हुई, ठीक। कौन कौन थे इसमें? तो इसमें जी नारोजी थे जो सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पर, सबसे बुजुर्ग थे उस वाली कमेटी में दादा भाई नौरोजी, ठीक। अच्छा दादा भाई नौरोजी थे कौन, एक क्वेश्चन ये आता है। देखो बेटा दादा भाई नौरोजी बहुत ज्यादा मतलब कि समझदार इंसान थे उस टाइम पर। तो अब मैं तुम्हें बताऊं, इनका लंदन में बिजनेस चलता था। क्या चलता था? बिजनेस चलता था। और जाने माने जर्नलिस्ट भी हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक किताब लिखी थी बेटा, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी। उसका किताब का नाम क्या है, कोई बता सकता है? बताओ क्या है उसका नाम? पॉवर्टी इन इंडिया, कुछ ऐसे नाम है। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं उसका नाम, लेकिन इन्होंने किताब भी लिखी थी पॉवर्टी के नाम से थी। क्या नाम था उसका नाम? क्या था? पॉवर्टी कुछ और भी था शायद, एक बार चेक कर लेना। हाँ जो भी था, नहीं वो भी कुछ था। तो पॉवर्टी इन इंडिया ऐसी था, अनक्रिटिसाइज्ड। तो दादा भाई नौरोजी ने किताब भी लिखी थी, वो इंपोर्टेंट है, इस बारे में नोट कर लेना थोड़ा सा। ये नोट्स काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब ये सब कुछ खत्म हो गया इसमें से, अब हमारे पास कांग्रेस भी थी उस टाइम पर। अब साल आ चुका है 1885। भारत में यह नहीं पता था कि कांग्रेस इतना बड़ा रूप ले लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका काम क्या था, अपने लेटर्स पहुंचाया करती थी, अपनी समस्याओं को पहुंचाया करती थी। कहां ये पहुंचाया करती थी? इंग्लैंड, अपनी समस्याओं को लेकर, ठीक। चलो थोड़ा पोज कर देंगे, अगला टॉपिक। अब आ जाता है ईयर 1894। देखो 1894 में ना एक बहुत जबरदस्त इंसान हमारे देश में आए थे क्या मतलब इंडियन ही थे वो, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्या था उसका नाम? बाल गंगाधर तिलक। एक बड़ा फेमस स्लोगन है उनका कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि भैया के
स्वराज को क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंस। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट ऑफ, मतलब कि इसको मैं लेकर ही रहूंगा। ये बहुत ही इसका फेमस स्लोगन है। अच्छा, इन्होंने किताब भी लिखी थी। अच्छा, एक मैगजीन चलाते थे, एक मैगजीन चलाते थे ये, एक मैगजीन चलाते थे जिसका नाम था केसरी। क्या था? केसरी। और ये मराठी भाषा में हुआ करती थी, मराठी भाषा में केसरी, मराठी। एक और थी, उसके छोड़ देंगे। अच्छा, इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स क्या किए थे? पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम एक हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी रखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी रखी थी कि भाई अब हमारे देश में ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिलोसफी था ये, बस एक ओनली फिलोसफी। इन्होंने एक बाकायदा बिल पारित किया था, बिल लाए थे ये, प्रपोजल बिल का, कि हमारे देश में ना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं तुम्हें, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ये तुम्हारे महाराष्ट्र में ना एक बहुत बड़ा त्योहार बनता है जिसको हम बोलते हैं गणपति पप्पा मोरिया वाला ना, क्या बोलते हैं उस त्योहार को हम? गणेश चतुर्थी। पहली बार किसी देश में, हमारे देश में अगर गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल बनाया गया तो वो महाराष्ट्र में था। और इसको लाने वाले कौन थे? तो ये महाशय थे, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने एक चीज और स्टार्ट कर दी थी, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल भी इन्होंने स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, इसका इनका एक स्लोगन था फेमस, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो इनका एक स्लोगन था बहुत फेमस, तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है जी। ये आगे ध्यान रखना, ये जो बंदा है ना, इससे ही सब कुछ शुरू होगा अब इंडिया में, मतलब कि यही सबको भड़काएगा, यही थोड़ा जोश पैदा करेगा इंडियन कल्चर में, थोड़ा रेडिकल हो जाएंगे लोग मॉडरेट से। तो यही रीजन है, मतलब थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे उसको हम। ठीक। अच्छा, बात समझ आ गई भी फिलहाल में इतनी? ठीक। अगला देखेंगे। अब देखो 1894 आ गया है। अब देखो ईयर आता है कौन सा? ईयर आता है आपका 1905, 1905 ईयर आता है। अब देखो उस टाइम, कहानी सुन लो 1905 की। भारत में एक वायसराय आते हैं, भारत में एक ब्रिटिशर्स वायसराय आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन नाम हुआ करता था उनका। अब उन्होंने क्या काम करा लॉर्ड कर्जन ने? हालांकि बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे उन्होंने, जैसे कि इंडियन आर्कियोलॉजी की आर्कियोलॉजी भी उन्होंने की। जैसे लॉर्ड कर्जन, लिख लो बेटा, लॉर्ड कर्जन आए और इन्होंने भारत में पहली बार IAO, इंडियन आर्कियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की भी फाउंडेशन रखी थी लॉर्ड कर्जन ने। इंडिया के वायसराय थे 1905 में। अब इन्होंने सबसे जो खतरनाक काम करा वो देखेंगे, सुनो। पता है क्या? जब भारत में लॉर्ड कर्जन आया तो इसने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम का बड़ा चक्कर अभी, तो उसकी नजर थी बंगाल पर। किस पर? बंगाल पर नजर हुआ करती थी उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन की, क्योंकि उस टाइम जो वायसराय के हाथ में जो पावर हुआ करती थी ना, वो बहुत तगड़ी पावर हुआ करती थी। जैसे कि आज की डेट में हमारा राष्ट्रपति है ना, तो वैसे ही उस टाइम पर वायसराय रहा करता था इंडिया में। तो लॉर्ड कर्जन वायसराय आया था इंग्लैंड में, तो इसने क्या किया? इसने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसने स्टार्ट कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसने स्टार्ट कर दिया। और अब देखो इसका मतलब समझेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल का। देखो सुनो, जैसे कि मान के चलो ये हमारा भारत है और यहां पर इस एरिया में हमारा ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था। तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया, लॉर्ड कर्जन ने। ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया इधर की साइड वाला, ये था हमारा ईस्टर्न बंगाल, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ईस्टर्न बंगाल। और ये वाला जो एरिया था, ये था हमारा वेस्ट बंगाल, जो भारत में इस टाइम है, वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में हिंदुइज्म ज्यादा था, हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी। अब देखो, कर्जन ने बंगाल का बंटवारा तो कर दिया, तभी से ही एक नींव है हमारे देश में, फूट डालो और राज करो। इसको हम बोलते हैं रूल एंड डिवाइड, मतलब कि तोड़ो और राज करो। किसी भी कम्युनिटी को, यूनिटी को हम तोड़ेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। तो भारत में जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, तो भारत में जो सब लोग एक साथ रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम, अब वो बट चुके थे। बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ईस्ट में पहुंचे मुस्लिम और वेस्ट में आ गए हमारे इंडियंस, जो आज भी वेस्ट बंगाल है। वो कभी अच्छा बंगाल छोटा मोटा नहीं था उस टाइम पर, बड़ा पोस्टपोरस इलाका था उस टाइम पर। बंगाल में बिहार भी आता था, बिहार भी आता था बंगाल में उस टाइम पर, और थोड़ा मध्य प्रदेश की सीमाएं भी आती थी, छत्तीसगढ़ भी आता था उस टाइम पर, थोड़ा यूपी का हिस्सा भी आता था, तो कुल मिलाकर आसाम का हिस्सा भी आता था सब। तो आसाम की साइड वाला अलग कर दिया इन्होंने और बंगाल वाला अलग कर दिया। इतने बड़े इलाके को अलग कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया। अब मेरी बात सुनो, जब इन्होंने ये तोड़ दिया तो अब क्या था, जो मुस्लिम थे वो भी अपने रूल कर रहे थे, क्योंकि अब सब कुछ अलग हो चुका था, और जो इंडियन थे वो भी अपना रूल कर रहे थे। ठीक, अब उतने में ही ध्यान रखना, साल आता है 1906, साल आता है 1906, और इसमें पहली बार ढाका में मुस्लिमों की तरफ से अलग चुनाव के लिए, मतलब कि उनकी पार्टी के सपोर्ट के लिए पहली बार मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी जाती है। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी जाती है, और ये किसके द्वारा लिखी करी जाती है? एक बेचारे बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे उस टाइम पर, पढ़े लिखे थे, सर आगा खां। कौन थे वो? आगा खान हुआ करते थे उस टाइम पर, जो फाउंडेशन रखते हैं 1906 में। कहां रखते हैं जी? तो उस टाइम ढाका में रखते हैं। ढाका बांग्लादेश में है इस टाइम, और बांग्लादेश की कैपिटल भी इस टाइम ढाका ही है। तो ढाका में पहली बार फाउंडेशन रखी जाती है मुस्लिम लीग की। बात समझ आ रही है? ठीक। सॉरी, 1906 में तो हो गया। 1906 में एक काम और होता है, 1906 में ही एक ग्रुप बनता है कांग्रेस की तरफ से ही, जिसका नाम था वेस्ट बंगाल की तरफ से, उसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल, उसका नाम था होम रूल। क्या नाम था? होम रूल था उसका नाम। लिख लो, 1906 में एक काम और होता है जिसका नाम था 1906 में होम रूल। होम रूल, एक पार्टी ये भी थी, होम रूल। अच्छा, होम रूल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वय शासन। क्या होता है? स्वय शासन, मतलब कि अपना शासन। भारत अब क्यों ये पार्टी क्यों बनी? क्योंकि अब हमें ये पता लग चुका था कि भारत में ना दो हिस्सों में टूट चुका है कम्युनिटी। जो पहले कम्युनिटी साथ में रहती थी, अब टूट गई है। तो होम रूल मतलब कि अपने ही घर में हमारा रूल हमें चाहिए, ये थोड़ी सी इसमें बात चली। ठीक, अब एक बात सुन लो, जब इतना सब कुछ हो गया और इतना कुछ होने के बाद ये चीज डिसाइड हो गई कि अब क्या होगा, तो ध्यान रखना, मैंने किसकी बात शुरू की थी 1894 में? बाल गंगाधर तिलक की बात शुरू की थी। ठीक है, अब देखो, बाल गंगाधर तिलक की मैंने बात शुरू करी, तो इसमें हम देखेंगे, अब साल आता है 1907। 1907 साल आता है, और एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि कांग्रेस जो हमारी बनी थी, तो उसमें दो चीजें हो रही थी। अब ये क्या करते थे, जो उस टाइम मॉडरेट लोग थे, मतलब कि शांति वाले लोग थे, वो अपना काम कैसे किया करते थे? अब वो अपना काम ऐसे किया करते थे कि कोई पत्र लिख दिया, कोई भी दिक्कत हो रही है, पत्र लिखा और हमने ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो ब्रिटिश क्या करते थे? पत्र को सीरियस तो लेते नहीं थे, ऐसे कर टचने में डाल दिया। ठीक, अब भारत में बहुत इस चीज से ना बहुत लोग उब गए थे, बोर हो गए थे कि यार बड़ी सरदर्दी है, ये कांग्रेस पार्टी बंद तो गई लेकिन कुछ काम की ना धाम की। ठीक, तो अब क्या था, ऐसे लोग भी थे। एक तो ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोकल पीपल्स होते ना ऐसे करके, जैसे कि मान के चलो कोई दो कम्युनिटी है। एक तो है कि भाई शांति से मामला निपटा लेते हैं, देख लेते हैं जो भी होगा, मान जाएंगे तो मान जाएंगे। एक होता है जी कैसे ना मान रहा, मारो उसको, ठीक है, चाटे वाटे। तो अब क्या था, अब देखो मेरी बात, 1907 में एक सूरत में
एक कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, किसकी? सूरत कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। कांग्रेस का पार्टीशन हो गया दो हिस्सों में, एक तो हो गया मॉडरेट, एक हो गया रेडिकल, एक हो गया रेडिकल, एक हो गया रेडिकल। अब देखो, अब ये मॉडरेट क्या है और रेडिकल क्या है। मॉडरेट हुआ करते थे शांति वाले, शांति के लोग। इसमें कौन थे? इसमें जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, अशोक मेहता हुए, जो पुराने वाली कांग्रेस में लोग हुआ करते थे वो मॉडरेट में हुआ करते थे। और ये था आपका गरम, गरम रेडिकल, गरम, गरम दल और नरम दल। नरम होता है मुलायम, मतलब कि शांति वाला, और रेडिकल होते हैं गरम। इसको हम कैसे देखेंगे? रेड, रेड कलर किसका होता है? खतरनाक होता है ना, खतरनाक का। तो रेडिकल हुआ मतलब खतरनाक वाले, जो मार धाड़ में बिलीव करते हैं, खून खराबे में बिलीव करते हैं, करो या मरो वाला मामला, कि भैया आजा दो चार हाथ पैर कर ले, राजा तू उसमें। देखो मेरी बात, शांति वाले क्या थे कि जो अब भी भरोसा करते थे कि भी हमारी ब्रिटिश सरकार बात सुनेगी, कि थोड़ा पत्र वत्र लिखेंगे, हम थोड़ा इनमें बिलीव करेंगे, खून खराबे से हम थोड़ा हटेंगे, ठीक है। अब ज्यादातर जो उस टाइम पर सपोर्टर थे वो रेडिकल वालों के ही थे। अब रेडिकल में एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम है लाल बाल पाल। क्या है? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल एक ग्रुप हुआ करता था उस टाइम पर। तो लाल से बना लाला लाजपत राय, लाल से बना लाला लाजपत राय, जो पंजाब में थे, पंजाब में ये घमासान कर रहे थे, पंजाब से एक्टिव थे। बाल से थे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से एक्टिव थे, एमएच महाराष्ट्र से एक्टिव थे। और पाल, ये पाल थे बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से एक्टिव थे, बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से एक्टिव थे। हालांकि बाद में एक समझौता हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो आपस में मिलकर काम करेंगी, वो बात की बात है, 10 साल बाद की बात है ये। अभी तक भारत में गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है, उससे पहले का मामला चल रहा है। ये जो मूवमेंट है सारे के सारे, अभी सिर्फ कांग्रेस वाला मामला चल रहा है, रेडिकल और मॉडरेट। अब थोड़ा सा ना, अब हमारे देश में कुछ भड़काऊ नेता भी आ जाएंगे और कुछ शांति वाले भी जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग वो आएंगे जो थोड़ा सा मार धाड़ में ज्यादा भरोसा करते हैं कि आजादी ऐसे मिलेगी नहीं, 150-200 साल हो गए इन्हें, ये हमारा खून चूसे जा रहे हैं, अब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1907 में सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ और कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गया, जो मॉडरेट था और रेडिकल था। बात समझ आ रही है? शांति वाले मॉडरेट कहलाते थे और रेडिकल वाले कौन थे? लाल बाल पाल, मतलब कि गरम वाले, जो थोड़ा सा वायलेंस पे बिलीव करते थे। बात समझ आ रही है? चलो, इतना कुछ तो हो गया था। अब चीजें क्या थी? अब चीजें देखेंगे किस लेवल पर पहुंच जाती है। 1907 आया, 8 को छोड़ देंगे, कुछ नहीं हुआ। 1909 आता है, 1909 एक ईयर आता है, 1909 एक ईयर आता है। इसका कनेक्शन क्या है? सुनो, 1909 आते आते ब्रिटिशर्स को यह लग गया था कि अब चिंगारी भड़क गई है, तो थोड़ा सा ना इनको तोड़ दे, हम थोड़ा सा इनको डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक्ट लाने में माहिर थे। जब भी कुछ ऐसा काम होता था, सारा का सारा मामला इनके हाथ में होता था, तभी एक कानून बना देते थे। तो 1909 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। क्या नाम था? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो एक्ट आता है, मिंटो एक्ट आता है। और इसमें पहली बार यह कहा जाता है एक्ट आने के बाद कि भाई अब तुम्हारी टीम के जो भारतीय लोग हैं वो हमारी असेंबली में शामिल हो सकते हैं। सब कुछ, वोटिंग का राइट्स भी मिल गया है इनको थोड़ा बहुत अभी, कि वोट भी कर सकते हैं कानून बनाने में। जो काउंसिल हुआ करती थी उनमें इनको एंट्री मिल गई है, ठीक। बेटा ये मार्ले मिंटो जो नाम है वो कैसे आया, थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन आएगा कि 1909 में कौन सा एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पेश किया गया, तो
आंसर करना है मार्ले मिंटो एक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मार्ले मिंटो एक्ट कौन से ईयर में आया, तो 1909 में आया जी ये। ठीक, इसका कनेक्शन क्या था आप सुनेंगे, थोड़ा कनेक्शन इसका थोड़ा ध्यान दें इधर। मार्ले मिंटो देखेंगे थोड़ा सा क्या मामला है। देखो बेटा, होता ये था, देख लो इस साइड थोड़ा सा, कि भारत में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था वायसराय। क्या नाम था? वायसराय। ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश किया करता था? ये अपनी रिपोर्ट पेश किया करता था भारतीय सेक्रेटरीट को, जो ब्रिटिश में बैठा करता था, सेक्रेटरीट कि भारत में क्या चल रहा है। ठीक, उसके बाद सेक्रेटरीट किसको देता था अपनी रिपोर्ट? ये देता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट दिया करता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको दिया करती थी? वो क्राउन को दिया करती थी, जो वहां की विक्टोरिया महारानी हुआ करती थी उसको दिया करती थी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता था उस टाइम पर। तो जो वायसराय थे उस टाइम के भारत में जो आए थे उनका नाम था मिंटो। क्या नाम था? मिंटो। और जो उसको भेजा करता था वो भारतीय सेक्रेटरीट भेजा करता था, इंडियन सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो लंदन में बैठा करता था। तो उसका जो सेक्रेटरीट था उसका नाम था मार्ले, तो उसके नाम पे ही मार्ले मिंटो नाम यूज किया गया है इस एक्ट के बारे में। ठीक, तो इसका नाम है मार्ले मिंटो एक्ट। बस कुछ ध्यान नहीं रखना, बाकी तो सब डेप्थ में नहीं जाना। अब हमें देखना है कि हमारा 1905 में बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था। क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था बंगाल का। तो इसमें एक पेश की गई, एक चीज पेश की जिसका नाम है कम्युनल इलेक्ट्रेट सिस्टम। कम्युनल इलेक्ट्रेट सिस्टम पेश किया गया इस वाले एक्ट के थ्रू। कम्युनल इलेक्ट्रेट सिस्टम इसमें यूज किया गया। हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक चुनाव। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक चुनाव। अब ये सांप्रदायिक चुनाव थे क्या? देखो बेटा, सांप्रदायिक चुनाव देखेंगे, इमेजिन करो ये एक एरिया है पर्टिकुलर, ये एक एरिया है पर्टिकुलर, इसमें हिंदू कम्युनिटी अलग रहती है और मुस्लिम कम्युनिटी अलग रहती है। ठीक, तो इन्होंने एक एक्ट लाया कि भैया अगर कोई चुनाव लड़ता है तुम्हारी तरफ से, मान के चलो इस मुस्लिम सीट की 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, इसमें मुस्लिम लड़ेंगे, मुस्लिम इसमें इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे बेटा? इलेक्शंस लड़ेंगे। तब तक तो बात ठीक है, लेकिन वोट भी मुस्लिम ही करेंगे, वोट भी मुस्लिम ही करेंगे। अब हिंदू वोट नहीं करेगा मुस्लिम लीडर्स को, तो मुसलमान अपना नेता खुद चुन सकते थे। ऐसे ही अब तक मुस्लिमों में था ये मामला, जिसको हम बोलते हैं कम्युनल इलेक्टेड सिस्टम, मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन ही अपना नेता चुन सकता था। तो ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की पहचान तो नहीं है। मान के चलो एक बंदा खड़ा हो गया, तो अभी जो पीएम चुनते हो, तुम विधायक चुनते हो, कोई भी चुनते हो, तो उसमें आप एक पर्टिकुलर जाति, बिरादरी या रिलीजन वोट डालता है, तो कोई भी अपनी मर्जी से डाल सकता है। बताओ, कोई भी अपनी मर्जी से डाल सकता है या फिर पर्टिकुलरली कोई भी अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब सभी वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें बात थी एक कम्युनिकल इलेक्टेड सिस्टम की, जिसमें पर्टिकुलर एक सोसाइटी या रिलीजन अपना लीडर खुद चुन सकता था। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद मिलने मिंटो एक्ट आ जाता है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, सारे एक्ट मतलब कुल मिलाकर चीजें क्लियर होती चली जाएंगी तुम्हारी, ये सब चीजें। 1909 के बाद अगला साल आता है, कौन सा साल आता है अगला साल? 1911। 1911 एक साल आता है, एक साल आता है। उस टाइम भारत में विक्टोरिया मर गई, मतलब कि ब्रिटेन की जो रानी थी मर गई। उसका एक बेटा था, उसका एक बेटा था जिसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ। क्या नाम था? जॉर्ज फिफ्थ नाम का एक क्राउन बनता है, एक महाराजा बनता है ब्रिटेन में। कौन बनता है? जॉर्ज। उसकी शादी हुई थी नई नई,
जॉर्ज फिफ्थ बनता है एक राजा। उसकी शादी हुई थी तो अपनी बीवी के साथ, अपनी वाइफ के साथ वो इंडिया आता है, केम इन इंडिया। और उसको जानते हैं हम दिल्ली दरबार के नाम से। क्या? दिल्ली दरबार या दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दरबार या दिल्ली कोर्ट, कोर्ट के नाम से जानते हैं, कोर्ट के नाम से। रॉयल कोर्ट हुआ करता था ये। तो ये पहली बार भारत आया और भारत आने के बाद इसने उसका भव्य स्वागत किया गया, बहुत अच्छा वेलकम किया गया। अच्छा उस टाइम ना उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम पर वायसराय भारत के, उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड होर्डिंग। कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग नाम के वायसराय रहा करते थे यहाँ पर, लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग नाम के, होर्डिंग को या होर्डिंग नाम के यहाँ पर क्या हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे। अच्छा बेटा सुनो, 1911 ही एक ऐसा डेट है जब भारत में पहली बार ये डिसीजन चालू किया गया कि अब से भारत की जो कैपिटल होगी वो कोलकाता नहीं होगी। पहले क्या थी? कोलकाता थी। यहीं पर दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया पहली बार। पहली बार दिल्ली को कैपिटल यहां घोषित कर दिया गया। कोई क्वेश्चन पूछे कि पहली बार भारत में दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया या कैपिटल कब बनाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर 1911 में बनाया गया। किसको बनाया गया? 1911 में बनाया गया, 1911 को बनाया गया। और जॉर्ज पंचम यहां पर क्राउन भारत आया था, उसने घोषणा की दिल्ली में कि आज के बाद कोलकाता ऑफिशियल कैपिटल नहीं होगी इंडिया की, ऑफिशियल कैपिटल होगी दिल्ली। बात समझ आ रही है? तो दिल्ली कैपिटल होगी 1911 में। ये साल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंगो थे उस टाइम पर वायसराय। बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत है? कहानी समझ पा रहे हो? ओके। अब एक साल आता है 1915। 1915 एक साल आता है और महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है। देखो भाई, महात्मा गांधी उस टाइम पर साउथ अफ्रीका से लौटे थे और अच्छे खासे वकील भी थे। उनके पिताजी थे करमचंद गांधी, तो उनके पिताजी अच्छे खासे राजकोट में वकील थे। राजकोट एक जगह गुजरात में, वहां पर बहुत अच्छे बैरिस्टर के पद पर थे। तो उनका बेटा भी जाहिर सी बात है वकालत में चला। तो वकालत में उसने पहली वकालत महात्मा गांधी को, एक मजदूर था, एक वकील टाइप का साउथ अफ्रीका में, उसका कुछ केस चल रहा था, वहां पर चला गया वो गांधी जी। उस टाइम पर जवान थे, कोट पैंट पहना करते थे, धोती कुर्ता में नहीं पहना करते थे उस टाइम पर वो। तो साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे उस टाइम पर वो, सब कुछ केस कलेक्ट करके, मतलब कि अच्छा खासा मूवमेंट चलाया गया था, सत्याग्रह कुछ करके। तो वहां पर गोरे रंग काले रंग में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होना था, तो उसको सोल्व करके भारत लौटे ही थे वहां पर। तो 1915 वो दिन था, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 का वो दिन था जब महात्मा गांधी केम इन इंडिया, वापस लौट आए, बैक इन इंडिया बोल सकते हैं हम, बैक। अब जब भारत में यहां पर आए, पहली बार भारत में महात्मा गांधी आए, तो ये डेट है, बस इंपॉर्टेंट है, लिख लो, बाकी की तो बाद में कहानी है इसकी। तो अब लिखेंगे 1916 साल आता है और यहां पर एक लखनऊ कॉन्फ्रेंस होती है। लखनऊ कॉन्फ्रेंस होती है और लखनऊ कॉन्फ्रेंस में एक समझौता होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है कि मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर काम करेंगे। तो पहली बार जब यहां पर एक कॉन्फ्रेंस में पता लगा कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम पार्टी एक साथ काम करेंगे मिलकर, तो उसी चीज को कहा गया लखनऊ कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 1916 में। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।
आगे की कहानी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। अब हम सीधा कनेक्शन महात्मा गांधी से जोड़ेंगे। अब जो सब चीजें होंगी महात्मा गांधी से ही रिलेट होंगी। 1947 तक महात्मा गांधी ही चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं गांधी पीरियड। गांधी पीरियड 1915 से। बात समझ आ रही है? चलो अब हम आगे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे गांधी पीरियड। ठीक है, ओके। तो अब हम बात आ गए हैं गांधी पीरियड पर। तो गांधी जी के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, पहली बार जब गांधी जी आते हैं इंडिया में, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो वो डेट 9 जनवरी 1915 हुआ करती थी उस टाइम पर। तो जब ये भारत में आई, तो उस टाइम पर जब भारत में आए, तो आज भी उनके सम्मान में, मतलब कि भारत आए हैं, तो वर्ल्ड इंडिया एनआरआई डे बनाया जाता है। ध्यान रखना, इसको नोटिस कर लो कि भारत में एनआरआई डे जो है वो 9 जनवरी को बनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत में आए थे ये। ठीक है, 9 जनवरी। तो आज भी उसी के देखते हुए 9 जनवरी को ही एनआरआई डे बना दिया है इंडिया वालों ने, ताकि उनको सम्मान मिले। देखो भाई, 1915 में जब भारत में गांधी जी आए, तो आते के साथ ही गांधी जी ने कहा भाई मुझे तो कुछ भारत के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं भारतीयों को इस हालत में नहीं देख सकता। अब ब्रिटिशर्स इन पे हावी हो रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि इनको कुछ फायदा हो जाए। तो उस टाइम भारत में क्या था कि जब ये भारत में आए तो उनको पता नहीं था कुछ के चक्कर क्या है। तो इनके गुरु हुआ करते थे पॉलिटिकल लीडर। इनके एक पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं जाकर ये, और कहते हैं कि जी मैं भारत के लिए कुछ करना चाहता हूं, भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे मार्गदर्शन दो। तो अब क्या होता है कि ठीक है जी, मार्गदर्शन तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले भारत को घूमना है। अगर आपको भारत में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर भारत के लोगों के लिए कुछ करना है, तो भारत घूम के आओ। भारत के लोगों से जुड़ो, उनके बारे में देखो कि वो दुखी किस चीज से हैं, तब जाके तुम मुद्दे उठाना भारतीयों के लिए। तो किसने सलाह दी उनको? गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको सलाह दी। और उस टाइम पर गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, राजनीतिक गुरु हुआ करते थे उस टाइम पर। बात समझ आ रही है? तो अब ये निकल जाते हैं भारत की यात्रा पर। जब भारत की यात्रा पे निकल गए, तो निकलने के बाद देखते हैं कि भाई अब देखो तो सही भारत में चक्कर क्या है। तो भारत में चक्कर जानने के लिए कहां पहुंच जाते हैं? ये घूमते घूमते लखनऊ पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? लखनऊ पहुंच जाते हैं। सुनो मेरी बात, केम इन इंडिया हो गया भैया, इंडिया आ गए, भारत आ गए। अब 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट के अंदर जब यहां वो पैक्ट चल रहा था, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहां महात्मा गांधी भी मौजूद थे। कौन थे बेटा? महात्मा गांधी भी मौजूद थे। तो महात्मा गांधी जब मौजूद थे, तो वहां पर इनको दो लोग मिलते हैं। महात्मा गांधी को दो लोग मिलते हैं। सुन लो इधर पहले। तो उसका नाम, उन दो लोगों के नाम कौन थे? एक तो आपके राम कुमार शुक्ल हुआ करते थे। कौन थे? राम कुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात होती है। कहां होती है? राम कुमार शुक्ल। और ये मिलते हैं आपके प्लस राजेंद्र प्रसाद से, जो आने वाले टाइम में आपके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया के। राजेंद्र प्रसाद से इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात हुई है इनकी, कहां? लखनऊ में हुई है। लखनऊ में इनकी मुलाकात हो गई। अब इनसे जाके मिले, तो इनकी नजर दोनों की महात्मा गांधी पर पड़ी। और महात्मा गांधी पर पढ़ने के बाद ये उनसे जाके मिले। उन्होंने कहा कि महात्मा, तब तक ये महात्मा नहीं थे उस टाइम, महात्मा नाम ही इनसे नहीं जुड़ा था। उस टाइम सिर्फ क्या था? इनका नाम गांधी था। गांधी बोलते थे कि गांधी जी, हमारे क्षेत्र में ना, हमारे एरिया में कुछ जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है, टैक्सेस लगा रखे एरिया पर, तो उनका कुछ सॉल्यूशन दो आप। तो वो बोलते हैं कहां के हो जी आप? तो वो कहते हैं जी हम बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार में किस जगह? कि बिहार में चंपारण से रहने वाले हैं। कहां से? चंपारण से रहने वाले हैं। तो अब ये गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण। कौन इनवाइट करता है? कौन करता है?
इनवाइट करते हैं ये दोनों, ध्यान से सुन लो ताकि तुम्हें देख लो, लिखाई लिखाई बाद में कर लेना, ठीक है। राम कुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं और इनको इनवाइट करते हैं, ये इनवाइट करते हैं गांधी जी को कि हमारे चंपारण में आओ, बिहार में आओ और बिहार में इस टैक्स को खत्म करो। गांधी जी हामी भर देते हैं कि ठीक है मैं आऊंगा। तो गांधी जी अब पहुंचते हैं अगले साल, वो साल कौन सा है लिखना बाद में, समझ लो। वो साल है 1917 और इस साल में गांधी जी पहला अपना मूवमेंट चालू करते हैं जिसका नाम था चंपारण। क्या नाम था? चंपारण। चंपारण का मीट बड़ा फेमस है, पता है तुम्हें? मटन, चंपारण मटन, काफी तुमने रेस्टोरेंट वगैरह देखे होंगे चंपारण मटन, ये वही है बिहार का चंपारण। तो चंपारण में जब ये गए तो वहां पर पहली बार ये देखते हैं कि भारत में हो क्या रहा है। तो चंपारण में एक क्या था, तीन कठिया कानून था। अब इसका मतलब क्या है तीन कठिया कानून का, देखो सुनेंगे। ये एक पर्टिकुलर लैंड है, ये पर्टिकुलर लैंड है, तो इसके हमने चार हिस्से कर दिए। तो एक एग्रीकल्चर हुआ करता था, एक खेती हुआ करती थी जिसका नाम था कल्टीवेशन में इंडिगो किसको बोलते हैं? नील को बोलते हैं। जो पानी, ये आजकल नील आप लगाते हैं ना सफेद कपड़ों में, वही नील है ये। तो पहले क्या था, नील की खेती होती थी, नील के पौधे उगाए जाया करते थे। तो दिक्कत यहां भी नहीं थी। दिक्कत ये है कि एक जमीन के टुकड़े पर इस तीन हिस्से पर नील उगाया जाएगा। कितने पर? इस हिस्से पर नील उगाया जाएगा और बाकी में जो आपकी खेती है वो आप कर लिया करो। चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिगो जो होता है ना, उसका पौधा अगर हम जमीन में उसे उगाएं तो 3-4 साल बाद उगने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को बंजर कर देता है, वो डिफर्टिलाइजर कर देता है। क्या करता है? बंजर कर देता है, वहां खेती होती ही नहीं। तो इस चीज से बड़े परेशान थे वहां के लोग। तो इन्होंने पहली बार वहां पर अनशन पर बैठे। कहां पर बैठे? सत्याग्रह मूवमेंट चालू करा वहां पर। सत्याग्रह पहली बार भारत में, पहले जो सत्याग्रह कानून था वो चंपारण में ही शुरू हुआ और इनको सफलता भी मिल गई उसमें, और वहां का टैक्स भी खत्म कर दिया गया। तो पहला काम गांधी जी ने क्या काम करा? चंपारण में गए और चंपारण में तीन कठिया जो एक कानून था, मतलब कि नील की खेती, इंडिगो की खेती को खत्म करने के लिए इन्होंने सफलता मिल गई इनको। चलो जी, यहां का तो मसला हल हो गया, ठीक है, यहां भी सक्सेसफुल हो गई है। अगला 1918 आता है और 1918 में इनका पाला पड़ता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जाते हैं ये। कहां जाते हैं? अहमदाबाद। अगला आता है अहमदाबाद का नंबर, गुजरात में है, इनके पास ही है घर के। अहमदाबाद में अहमदाबाद मिल में जाते हैं। यहां पर एक सिचुएशन है, इसमें एक सिचुएशन इनको मिली भैया। 1918 में ना भारत में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल रही थी, हाहाकार हो रहा था और लगभग 18-19 लाख लोग मारे गए थे। जैसे कोरोना है ना, पेंडेमिक, उस टाइम भी हमारी इंडिया में प्लेग फैला था। उस टाइम पर प्लेग एक बीमारी होती है, चूहों से होती है, तो डिसीज होती है, टच से भी हो जाती है, मतलब काफी लोग मारे जाते हैं। उस टाइम पर कोई दवाई नहीं थी प्लेग की। तो वहां पे अहमदाबाद में लोगों की डिमांड थी कि जी हमें मुआवजा मिला जाए। तो अब मुआवजा कैसा मिला जाए? जस्टिस मुआवजा, मतलब कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे लोग जो मारे गए हैं, उनकी सैलरी में हमें कुछ बढ़ोतरी दी जाए। ठीक, अब क्या था, ये अहमदाबाद मिल के जो लेबर थे उन्होंने कहा कि हमें जी अपनी सैलरी का 40% ज्यादा पैसा चाहिए। ये मान नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स कि नहीं हम तो नहीं देंगे। ये बात पता लगी गांधी जी को। गांधी जी के अहमदाबाद में उन्होंने कोई मांग उठाई गांधी जी से। अंग्रेजों की बहुत हवा खराब होती थी इनसे कि यार ये बड़ा यूनिटी में ला देता लोगों को उस टाइम पर, क्योंकि सेकंड चीज थी, उस टाइम जवान थे, कोट पैंट वगैरह सब पहनते थे बढ़िया तरीके से। ठीक, अहमदाबाद मिल लेबर के पास पहुंचने के बाद इन्होंने पहली बार अनशन पे बैठ गई है, भूख हड़ताल चालू कर दी। किसकी? कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक, मर जाऊंगा जब तक ये मामला ना हो। और कई सारे लोग बैठ गए इनके साथ, वो भी खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात है, ये ब्रिटिश क्राउन के बाद पास पहुंचती तो क्या होता, शिकायत हो जाती है उस टाइम पर। ठीक, तो भैया इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए और 40% के 40% इन्होंने मुआवजा ले लिया वहां पर मस्त तरीके से, बढ़िया। तो यहां भी वो सक्सेसफुल हो गए।
तो अब तक कितने मूवमेंट चालू कर चुके हैं गांधी जी? 2 मूवमेंट चालू कर चुके हैं। अब एक मूवमेंट चालू होता है, अब देखो 1918, अच्छा 1918 में ना 2 मूवमेंट चालू हुए हैं, एक है अहमदाबाद और एक लिख लो यहां पर ही खेड़ा। खेड़ा क्या है? खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट है, इंपोर्टेंट है ये। अच्छा पहले एक बार बता लो, एक बार मैं तुम्हें बताऊं, गांधी जी ने अभी तक जो भी मूवमेंट किए हैं 1970, 1918, 1918, वो है चंपारण, अहमदाबाद मजदूर मिल और खेड़ा मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट किए हैं। ये अभी तक नेशनल मूवमेंट में नहीं आते हैं, ये ओनली एरिया मूवमेंट है, मतलब कि पर्टिकुलर एरिया पर ही अभी तक सफलता मिली है। कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जिससे पूरे देश में अब सबका भला हो जाए। पर्टिकुलर एरिया पर उन्होंने फतह हासिल कर ली है, ठीक है जी, तो उनका काफी नाम हो गया। इनका नाम हो गया था कि भाई एक गांधी नाम का बंदा है और वो काफी ज्यादा मूवमेंट करता है और अंग्रेजों से लड़ता भी है, अपनी बात भी बनवा लेता है। तो अब कुछ इनको जान पहचान बनने लगी थी इनकी, मतलब काफी पॉपुलैरिटी इनको मिल गई थी। अच्छा एक इंसिडेंट होता है इनके बीच में, मैं तुम्हें बताऊं, 1918 में ही ये भारत में घूमते घूमते ना महाराष्ट्र पहुंच गए थे। तो महाराष्ट्र में जब इन्होंने पूरे भारत भारत भ्रमण पे थे, तो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद इन्होंने कहा, मतलब कि मैं देखना चाहता हूं कि लोग कैसे रहते हैं। तो एक गरीब कॉलोनी थी, तो गरीब कॉलोनी में ही ये गए और इन्होंने कहा कि भाई बुलाओ जो भी हम ये जो गरीब लोग हैं इनको, इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो एक पर्टिकुलर घर था छोटा सा, तो उसमें ना काफी देर में लोग आ रहे थे, जैसे कि एक से मिल लिए, दूसरे लोग अगर मिलना चाहते हैं तो लगभग 10-10-15 मिनट लग रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई चक्कर क्या है, चक्कर बहुत डिफिकल्ट है कि भाई 15-20 मिनट में लोग आ रहे हैं, चक्कर क्या? तो उन्होंने कहा, जब पता लगा कि जी इन पर कपड़ा एक ही है, इन पर जो कपड़ा ये पहनकर आ रहे हैं तो वो एक ही है। तो अच्छे कैसे जी एक है कि जी इनके इनके पास इतनी गरीबी है कि जो ये कपड़ा पहनकर आते हैं ये एक ही कपड़ा है इनके पास, ये आपस में ही एक्सचेंज करके आते रहते हैं। तब गांधी जी को समझ आया कि इस भारत देश में कितनी गरीबी आ चुकी है कि लोग किस तरह से रहते हैं। तभी महात्मा गांधी ने एक डिसीजन लिया, अपने जीवन में एक प्रण लिया, शपथ ली, ओथ ली कि आज के बाद मैं सूट और ये कोट पैंट नहीं पहनूंगा, अब मैं एक ही कपड़े में अपने आप को ढकूंगा। तब से ही महात्मा गांधी तुम्हें 1947 तक, जब तक मर नहीं जाते तब तक वो एक ही कपड़े में आपको नजर आते हैं। बात समझ आ रहे हो? तो फिर सूट पहनना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि जिस तबके से मैं मिलने जा रहा हूं, जिस सोसाइटी से मिलने जा रहा हूं, मुझे उनके जैसा होना ही पड़ेगा, तभी वो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए लोग गांधी जी को ना ज्यादा मानने लगे थे, क्योंकि लोगों से कनेक्ट होने के लिए वो उनके ही जैसा देश वैसा भेष में रंग जाते थे। तो लोग ना ऐसा फील करते थे कि अपना ही बंदा है। जैसे मोदी जी है ना, नागालैंड गए तो कह देते हैं, टोपी वोपी पहन लेते हैं कि नागालैंड से तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, कि बस मानो कि मैं तो चाहता था कि मैं ही पैदा पैदा हो जाऊं। फिर गुजरात जाएंगे, फिर आसाम जाएंगे, वहां भी लाइन चेप देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए चीजों को थोड़ा सा, कि ताकि लोगों को लगे कि अपने आदमी है। तो गांधी जी ने फिर कोट पैंट त्याग दिए थे और अपने सादा कपड़े में आ गए थे वो। ठीक। अच्छा इस बीच ना, इस बीच 1918 में ये सब चीजें हो गई। ये जो 3 डेट है इनको ध्यान रखना हमेशा। ये 3 डेट 1919, 1920, 21 और 1922, थोड़ा सा बताएगा उसके बारे में। अच्छा 1919 में 2 चीजें हुई। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था स्टार्ट। क्या हो चुका था? फर्स्ट वॉर सॉरी खत्म हो चुका था। स्टार्ट तो ये 14 में हो गया था और 1918 में खत्म हो गया था। तो उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। इसमें इंग्लैंड ने काफी बाजी मार ली। और इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड ने तुर्की देश पर अपना कब्जा जमा लिया। किस पर? तुर्की देश पर अपना कब्जा जमा लिया। तो तुर्की उस टाइम पर क्या हुआ करता था, तुर्की मुसलमानों का बहुत बड़ा देश हुआ करता था, मुस्लिम कम्युनिटी का। तो जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे उस टाइम पर, वो तुर्की से स्टार्ट हुआ करते थे। मतलब तुर्की में एक खलीफा बैठता था। कौन बैठता था? खलीफा बैठता था। तो जो हुक्म वो करता था कि जैसे भी आज से मुसलमान जो है टोपी नहीं पहनेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में मुसलमान टोपी नहीं पहनेंगे फिर।
तो टर्किश में वो लोग, वो बैठा करता था, उनका आका जो आला जो था, तो उस पर कब्जा कर लिया टर्किश पर, और ये कहा गया कि अब से तुम्हारा कोई भी पावर नहीं चलेगा यहाँ, अब इस देश पर कब्जा हमारा है, हमारी चलेगी। तो खलीफा से सारी पावर्स को छीन लिया गया, खलीफा से सारी पावर्स को छीन लिया गया। और जब छीन लिया गया तो यहां पर उस टाइम ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, और इसका घोर प्रोटेस्ट चला। जो इंडियन मुसलमान थे वो प्रोटेस्ट कर बैठे उनका कि हमारे तुर्किस की तुमने खलीफा की पावर छीन ली और यहां पर तुम बैठे हुए हो, इसको वापस करो। प्रोटेस्ट करते करते इंडिया में एक मूवमेंट चालू होता है जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम था? खिलाफत मूवमेंट था। तो ये खिलाफत मूवमेंट चालू हो जाता है। किसने चालू किया खिलाफत मूवमेंट? दो भाई थे अली बंदूज, जिसको अली ब्रदर्स बोलते हैं। किसने चालू किया? अली ब्रदर्स ने किया। अली ब्रदर्स ने वो मूवमेंट चालू करे, अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और नासिर अली कुछ ऐसी नाम है, तो अली ब्रदर्स बोलते हैं उनको। खिलाफत मूवमेंट किस क्यों हुआ चालू? टर्किस में खलीफा की पावर छीन ली गई क्योंकि इंग्लैंड ने टर्किस पर कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, अनेक्स कर लिया था उसको। तो उसके ही प्रोटेस्ट में यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट चालू गया। इस खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ? अब गांधी जी की समझदारी बहुत थी इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, इसके चेयरमैन भी गांधी जी थे। कौन थे? चेयरमैन भी गांधी जी थे, ध्यान रखना, गांधी जी थे इसके चेयरमैन भी, इस खिलाफत मूवमेंट के। इसके हाथ, इसकी बागडोर जो थी गांधी जी के हाथ में थी। अब एक चीज हो रही है, एक एंट्री हो जाती है 1919। ध्यान रखना, ये डेट बड़ी टर्निंग पॉइंट है भारत की हिस्ट्री में। कौन सी डेट? 1919। ये बड़ी डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, इसका एक अपना अलग रोल है 1919 का। अब मैं बताऊंगा इसका रोल अलग क्यों है। देखो 1919 में तीन चीजें होती हैं। एक तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। क्या हो गया बेटा? खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया। और किसके विरुद्ध? टर्किस में, टर्किस के प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट पावर, ठीक। अच्छा, इसमें इसी बीच एक एक्ट आता है, रोलेट एक्ट। क्या आता है? रोलेट एक्ट। ये इंपोर्टेंट है, इसमें देखेंगे हो गया क्या रोलेट एक्ट में। रोलेट एक्ट में यह कहा गया कि अब से भारतीयों को, जो ब्रिटिश आर्मी है या जजेस है, वो किसी भी शक के आधार पर, अगर किसी पर शक है जरा सा भी, मुझे डाउट है कि तूने ही मर्डर किया है या तूने ही यहां पर बम फेंका है, तो तुझको मैं मिनट से पहले उठा लूंगा। कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, शक के आधार पर इसको उठा लो और उसको सजा भी हम अपनी जेल में 1 साल तक, 2 साल तक, कब तक भी रख सकते हैं। तो ये अच्छा कानून है, बुरा कानून है? तो इसका घोर विरोध हुआ, घोर प्रोटेस्ट हुआ कि भाई कैसा कानून लिया है, इससे तो कोई भी हमारे चला जाएगा। लेकिन क्या था, इसका प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा हुआ। इसका प्रोटेस्ट इतना तगड़ा हुआ कि लोग डरने लगे और महात्मा गांधी ने कहा बिना दलील, बिना अपील का ये एक ब्लैंक चेक है, कानून है, काला कानून कहा महात्मा गांधी ने। क्या कहा? कि काला कानून आया है भारत में, ब्लैक एक्ट आया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब क्या था, इसका प्रोटेस्ट होते होते अंग्रेजों ने एक लॉ लगा रखा था, एक भारत में लॉ लगा रखा था, इसका नाम है मार्शल लॉ। क्या नाम है? मार्शल लॉ नाम है उस एक्ट का। और जैसे आज की डेट में एक ना धारा होती है जिसका नाम है आईपीसी 144, उसके अंतर्गत में क्या होता है कि 4 लोग ना खड़े नहीं हो सकते एक साथ। अगर कोई दंगा है तो 4 लोग आप ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसे ही ना उस टाइम का मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ में क्या होता था कि 4 लोग आपस में खड़े नहीं हो सकते। तो अब क्या था, मार्शल लॉ है, तो इसी एक्ट का इस्तेमाल करके, रोलेट एक्ट का, 2 लोग थे पंजाब के 2 लोग थे, सतपाल और किचलू। क्या नाम था? किचलू। इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया बेटा? अरेस्ट कर लिया गया। तो अब ये बात पूरे भारत में फैल चुकी थी, पंजाब में फैल चुकी थी। तो पंजाब के बहुत सारे लोग इनको छुड़ाने के लिए, इसका प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है जलियांवाला बाग, इज लोकेटेड इन अमृतसर। तो ये कहां इकट्ठे होते हैं? कुछ पीपल्स जो हैं ये इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग। ये तुमने सुना ही होगा, है ना, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जब शुरू हुआ तो ये अमृतसर में है।
अमृतसर में है। तो भाई इन पे क्या हुआ, अब इन्होंने एक रूल को तोड़ दिया था, इनको पता नहीं था इन लोगों को, यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसको तोड़ दिया। और वहां पर इस पूरे घेरे में, इस बाग में ना आर्मी लगा दी और सबके गेट बंद कर दिए, इन सबके गेट बंद कर दिए। और गेट बंद कर दिए, यहाँ पर एक आर्मी का लीडर हुआ करता था जिसका नाम है जनरल डायर। क्या नाम है? जनरल डायर इसको लीड कर रहा था, जनरल डायर। इस डायर ने क्या किया, बेइंतहा गोली बरसाने के ऑर्डर दे दिए कि जो भी लोग हैं सबको भून डालो। त्राही त्राही हो गई सारे में। वहां कुआं हुआ करता था, पूरा लाशों से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद कूद पड़ के अपनी जान गंवा बैठे। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग मारे गए उसमें, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी निंदा हुई, इंसल्ट हुई कि भाई ब्रिटिश आर्मी ने अच्छा नहीं किया, ये ब्रिटिश ने ठीक नहीं किया। तो अब इस पर कमेटी भी बिठाई गई थी। हालांकि इस कमेटी को हंटर बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है। अब ये ट्रेजेडी हो गई, जलियांवाला जो बाग मिसकैरेज था, तो अब हुआ क्या, इसकी आवाज कहां पहुंचती है? इसकी आवाज पहुंचती है महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी ने इस जलियांवाला जो कांड है ये, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना करी, इसके बारे में बहुत बुराइयां करी कि तुमने सही नहीं किया है, इसकी मैं निंदा करता हूं और इसके लिए आवाज उठाऊंगा मैं। अब तुमने जो किया है ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब गांधी जी का दिमाग देखो कितना चाचा चौधरी वाला निकला। अब देखो 1919 चल रहा है और इसको पता है गांधी जी को खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा है, और ये भी ब्रिटिश से जले फूके बैठे हैं कि अब तो इसको बदला लेके छोड़ेंगे। इधर ही जलियांवाला बाग हो गया, हत्याकांड में जो होगा, मर्डर वाला मामला, सब कुछ। ये हमारे जो हिंदू कम्युनिटी वो भी इस टाइम क्या है, हिलसी बैठी है कि ऐसा हो गया। अब इन्होंने क्या निर्णय लिया, रोलेट एक्ट का विरोध। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि जलियांवाला बाग क्यों हुआ, जो मैसर हुआ वो क्यों हुआ? तो आप आंसर करेंगे जी, रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में हुआ था, कि कुछ लोग रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में थे और मार्शल लोगों को तोड़ दिया था और लोगों जनरल डायर ने गोली बरसा दी थी। क्वेश्चन आएगा खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था और इसकी शुरुआत अली ब्रदर्स ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि टर्किश में जो खलीफा था वर्ल्ड वॉर में, उसकी शक्तियां ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी, तो उसके प्रोटेस्ट में इंडिया वाले मुस्लिम भी उसके प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये जी और क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, चलो साल 1919 आ गया, 1920 आ गया, और इसका बदला हमें चाहिए था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि यार एक बात करता हूं, इधर मुस्लिम भी इनसे जले फूके बैठे हैं, इधर हिंदू भी जले फूके बैठे हैं, क्यों एक मूवमेंट कर दिया जाए, क्यों इनको पूरे देश को एक साथ कंबाइंड बुला दिया जाए। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं लाहौर के साइड में, सॉरी मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और ये कहते हैं कि मैं 2 साल के अंदर तुम्हें फ्रीडम कर दूंगा, फ्रीडम दिला दूंगा, बस मेरा साथ दे दो तुम एक साथ। तो गांधी जी निर्णय करते हैं और सब लोग मान भी जाते हैं। तो गांधी जी निर्णय करते हैं कि पहला नेशनल मूवमेंट चालू करूंगा मैं, अब पहला नेशनल मूवमेंट चालू करूंगा। और वो मूवमेंट कौन था बेटा? वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन था? कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो चालू था। ठीक है जी। जब ये मूवमेंट चालू हुआ नॉन कोऑपरेशन, इसका मतलब क्या हिंदी में? असहयोग मूवमेंट। क्या है इसका मतलब? असहयोग, मतलब कि सहयोग नहीं करना है कुछ भी ब्रिटिशर्स का। अब उनकी फैक्ट्रीज में हम नहीं जाएंगे, उनकी फैक्ट्री में हम काम नहीं करेंगे, उनकी जो चीजें बनाई हुई हैं वो हम यूज नहीं करेंगे, उनके कपड़े जला देंगे, सब कुछ। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस मूवमेंट में कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, केवल नॉन वायलेंस है ये, हम केवल उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं उन चीजों को यूज करना छोड़ देंगे। ये इफेक्टिव भी था। जब सब कुछ शुरू हो गया, ये 1920 में पहला नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया गांधी जी के द्वारा, नेशनल पूरे भारत में हो गया, पूरे भारत में इसका सपोर्ट करा। उनकी फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिया, उनके कपड़े जला दिए, जो भी वो चीजें कुछ बना रहे थे सब कुछ जला दी। इससे इफेक्ट क्या पड़ा? पहला इफेक्ट पड़ा उनकी इकोनॉमी पर, उनकी इकोनॉमी टूट गई।
जो जहां पर हमें 100 रुपए वो कमा रहे थे, अपने ब्रिटिश ब्रिटिश भेज रहे थे, अब जब कुछ धंधा ही बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, तो 20 रुपए कमा रहे हैं। तो 80% तक का गिरावट हमें देखने को मिली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लंबा खिंचा, सब संगठित थे, सब कुछ ठीक। लेकिन एक डेट आती है, एक डेट आती है 1922, एक डेट आती है 1922। 1922 में एक चीज होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1922 में एक काम होता है, 1920 में चालू हुआ और 1922 में एक चीज इकट्ठी हो गई, एक चीज स्टार्ट हुई है, जिसका मामला है देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब 1922 में एक जगह है यूपी में जिसका नाम है गोरखपुर। 1922 में यूपी के गोरखपुर जगह में, गोरखपुर नाम सुना है गोरखपुर का, है ना? गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह चोरी चोरा, क्या नाम है? चोरी चोरा, चोरी चोरा नाम की एक जगह है। 1922 में यहां पर एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था और वहां पर 20 लोग थे पुलिस स्टेशन के अंदर जो वहां पर काम कर रहे थे। उसमें अंग्रेजी भी थे, कुछ हिंदुस्तानी भी थे। तो कुछ वायलेंस लोग, जो कुछ वायलेंटिक लोग थे, उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी भैया, बर्न कर दिया पूरा, बर्निंग द पुलिस स्टेशन, और पूरा चल रहा है अच्छा खासा। उसमें सब लोग मारे गए, सब लोग मारे गए जो उस पुलिस स्टेशन में थे, क्योंकि भाई काफी लंबा समय हो गया था, अब वायलेंस आ गया था उस मूवमेंट में। तो ये खबर पहुंची गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा कि भाई अब मैं इस मूवमेंट पर पूर्ण विराम लगाता हूं, स्टॉप्ड इमीडिएटली दिस मूवमेंट, खत्म करो, अब नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें वॉयलेंशन आ गया है इस मूवमेंट में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉन कोऑपरेशन को बंद या खत्म करने का या बंद करने का रीजन क्या था, तो आप क्या कहेंगे? गोरखपुर में चोरी चोरा नाम की जगह पर पुलिस स्टेशन की जो घटना है, उसको उसकी वजह से ही वायलेंस फैल गया और गांधी जी ने निर्णय लिया, डिसीजन, कि स्टॉप इमीडिएटली दिस मूवमेंट, आप इसको बंद करेंगे तुरंत। इस बात से बहुत लोग नाराज भी हुए। तो नॉन कोऑपरेशन 1920 में चालू होता है और खत्म कब होता है? 1922 में खत्म भी हो जाता है। बात समझ आ रही है? रीजन क्या रहा? चोरी चोरा जो है पुलिस स्टेशन ट्रेजेडी जो है, इसका एक मेन रीजन रहा है। उस टाइम गांधी जी कहां थे? उस टाइम गांधी बारदोली में थे, आसाम में थे उस टाइम पर। गांधी जी कहां थे? बारदोली में थे। ठीक है, तो अभी हमने नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया है पहला, आगे भी होंगे, अगला जो नेशनल बाकी की डेट्स भी बता दूंगा मैं तुम्हें। बाकी 1922 तक का मामला समझ आ गया तुम्हें? आ गया ना? तो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हमने पिछले पार्ट में देखा कि गांधी जी के आने के बाद कैसे चेंजेस हुए और कैसे इंडियन मूवमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत सारे फ्री फॉर्म्स देखने को मिलते हैं गांधी जी के थ्रू। इसको पूरे सिनेरियो को हम कहेंगे गांधी पीरियड। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब क्या है, जब मैंने तुम्हें बताया इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड कि 1919 में जब डेट आती है, तो 1919 में 3 चीजें होती है भाई। एक तो 1919 में एक क्या होता है? खिलाफत मूवमेंट होता है, जिसमें पूरे के सारे मुस्लिम कम्युनिटीज थी। और एक होता है रोल एक्ट भी आता है इंडिया में, जिसका घर घोर विरोध चल रहा था इंडिया में। और एक ट्रेजेडी हो जाती है जलियांवाला बाग की। इन सब का फायदा उठाकर गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ में जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया और एक मूवमेंट चलाया। पहला नेशनल मूवमेंट था गांधी जी का, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को नहीं यूज करेंगे, जिनमें था जैसे कपड़ा मार्केट हुआ या कपड़ा फैक्ट्री हुआ, जो भी चीज अंग्रेजों के थ्रू हमें मिल रही थी, हमने उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया, टोटल बाइकआउट कर दिया, सब कुछ। तो इसका मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन का असहयोग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम असहयोग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? असहयोग बोलते हैं। मतलब कि कोई भी सहयोग हम नहीं करेंगे। आंदोलन, आंदोलन का मतलब बेटा मूवमेंट ही होता है, ध्यान रखना इस बात का, कि अपनी बात पहुंचानी है हमें किसी भी तरह से। ठीक है, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इस मूवमेंट के थ्रू हुआ क्या? भारत में बहुत सारे जाने माने लोग थे,
भारत में बहुत सारे जाने माने लोग हुआ करते थे उस टाइम पर। उनमें से जैसे बड़े बड़े लोग कौन कौन से हुए, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हुए? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसके थ्रू रविंद्रनाथ टैगोर ने, और बहुत सारे वकील थे जो एडवोकेट थे, लॉयर थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू हुए, चित्तरंजन दास हुए। ठीक है, तो ये सब वकालत कर रहे थे। तो उन्होंने में ये था कि वकालत करते हुए इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड। क्या लगा हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ जानते हो कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा हुआ है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको एक चीज लिखी बनी हुई थी बेटा, नाइटहुड। नाइटहुड क्या था? नाइटहुड। नाइटहुड का टाइटल भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अपना वकालत का पैसा भी छोड़ दिया। एडवोकेट जो थे, जितने सारे थे, मतलब कि लॉयर थे, वो उन्होंने भी अपना रिजाइन दे दिया। उसमें से मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास थे, सी आर दास थे। तो इन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी। जितने वकील के पैसा वैसा था इनका, मतलब कुल मिलाकर काम धंधा था, वो सब बंद कर दिया कि हम आज से कोई भी कोर्ट वोट में नहीं जाएंगे। दैट्स इज करेक्ट। अब नॉन कोऑपरेशन में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही? इनकी अंग्रेजों की इकोनॉमी पे बड़ा वार हुआ। किस पर हुआ? इकोनॉमी पर। इकोनॉमी, इनके पास पैसा कम हो गया। लगभग 80% की गिरावट देखने को मिली। 80% की गिरावट इसमें देखने को मिली कि रेवेन्यू में। तो इससे बड़ा फर्क पड़ा सब कुछ। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन एक दो साल में ही क्या हुआ कि ये मूवमेंट ना हल्के में पड़ने लगा। कुछ मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन ये इफेक्टिव बहुत था। तो मैंने तुम्हें बताया था उस टाइम पर कि 1922 में एक घटना हो जाती है। 1922 में, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन लिखा हुआ है, तो 1922 में एक यूपी में एक जगह है। वो जगह का नाम क्या है बेटा? गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर जिला है, जहां की योगी जी इस टाइम, योगी जी भी हमारे उधर की हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर। गोरखपुर गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा। तो वहां पर एक थाना है, पुलिस स्टेशन। उस टाइम पर ही वहां क्या हुआ, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। द फायर पुलिस स्टेशन ऑफ चोरी चोरा बर्न हो गया। बर्निंग चोरी चोरा पुलिस स्टेशन। ठीक है, अब क्या था कि जब वो चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, तो वहां के जितने भी पुलिस कांस्टेबल थे, पुलिस अधिकारी थे, जो भी चीज थे, वो सब लोग मर गए उसमें। अब जब सब लोग मर गए, ऐसा बोलते हैं 21 पीपल्स थे, मतलब कि 221 वहां पर लोग मारे गए। ओ सॉरी फॉर दैट, 21 लोग मारे गए थे। ठीक है, अब इस बात को पता लगी महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर इस पूरे कार्यक्रम को बंद कर दिया, इस पूरे मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान सुनना इस बात की कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भाई नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कब हुआ, तो आपको आंसर करना है सर 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ। एक फिल्म भी आई थी भूत वाली, 1920, ध्यान रखना। ठीक है, 1920 में हुआ। बंद कब हुआ सर? 2 साल बाद हो गया था, 1922। रीजन क्या था सर? रीजन ये था कि चोरी चोरा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई थी, उसमें 21 लोग मारे गए थे। इसकी बात पता लगी कि महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने कहा ये जो मूवमेंट था ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था, अब इसमें वायलेंट आ गया है तो उसको बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, तो रीजन बिहाइंड ऑफ चोरी चोरा जो मामला था उसका अकॉर्डिंग ही उसको बंद कर दिया गया। तो बात समझ आ रही है तुम्हें? अब हुआ क्या, इसके बाद की कहानी सुनेंगे। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? हमने बाइकआउट किया था अंग्रेजों से बनी हुई चीज को, और कुछ लोगों ने अपने टाइटल ही वापस कर दिए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारे एडवोकेट थे, लॉयर थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अवार्ड टाइटल सब वापस कर दिए थे। ठीक है, नौकरी छोड़ दी थी, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर वाला नाइटहुड का टाइटल इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर नॉन कोऑपरेशन के बाद क्या होता है? तो आफ्टर नॉन कोऑपरेशन के बाद ये होता है बेटा कि गांधी जी जब वहां बैठे हुए थे बारदोली में, तो बारदोली में जब गांधी जी को पता लगा तो उन्होंने बंद कर दिया था, और ये 21 लोग मारे गए थे। तो सिंपल सी बात है, अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या हो? इसके जिम्मेदार तुम हो भैया, और तुम्हें जेल होगी। अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और गांधी जी अब जाएंगे जेल 1922 के बाद। अब ये गांधी जी का पहला पीरियड खत्म था, और गांधी जेल भी पहुंच चुके हैं।
बात खत्म हो गई। ठीक है, 1922 के बाद, ठीक, 1922 के बाद अब सुनेंगे अब होता क्या है। सुनो, अब बात आती है, नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया। अब 1922 की कहानी सुनेंगे। एंट्री होती है भगत सिंह वाला मामला। अब भगत सिंह की एंट्री होती है बेटा, बहुत सारे यंग लीडर्स भी निकल के आ रहे थे, क्योंकि हमें अब लीड करने वाला कुछ ना कुछ चाहिए था। तो एक ईयर है 1923। अब बात आती है 1923 की, इसमें लिख लेंगे 1923 में एक पार्टी बनी, एक पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। क्या नाम था? स्वराज्य पार्टी। इसका मतलब ही था डोमिनियन स्टेट मांग करने का। इसका जो पूरा का पूरा डिसीजन था कि हमें इसकी डिमांड है स्वराज्य पार्टी। इसके फाउंडर लिखेंगे बेटा, फाउंडर है इसके दो लोग थे, एक तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। कौन थे बेटा? CR दास। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। क्या था बेटा इनका नाम? चित्तरंजन दास। इनको क्या बोलते हैं? चित्तरंजन दास को ना दीन बंधु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देश बंधु भी बोलते हैं, बंधु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मोतीलाल नेहरू तो जाने माने वकील उस टाइम थे ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी रहे हैं, तो काफी जाने माने वकील रहे अपने टाइम के। तो 23 में स्वराज्य पार्टी हो चुकी थी। अब सुनो, अब एक ईयर आता है 24। क्या आता है? 24 आता है, 1924। अब इसमें क्या था, बहुत सारे यंग लीडर्स थे, जैसे कि उनमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और बटुकेश्वर दत्त भी थे। असेंबली में बम फोड़ दिया था उन्होंने बाद में। ठीक है, 24 में एक पार्टी बनती है जो भगत सिंह के प्रेजेंस में बनती है, और उसका नाम था, उस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान एच सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। HSRA, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो बेटा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये पार्टी बन गई थी। उसमें भगत सिंह भी एक्टिव थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये लोग ना स्ट्रेटेजी बनाते थे कि यार अब भारत में ना कुछ ऐसा धमाका करना चाहिए कि इनके कान बहरे हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा कुछ काम करो ताकि ब्रिटिशर्स को लगे कि हम लोग भी कुछ डिमांडिंग में हैं। तो ये सब चीजें होती रहती थी। तो HSRA 24 में। अब जब क्या हुआ तुम्हें तो पता ही होगा, जब एक ना काकोरी भी हुई थी ट्रेजेडी, इसमें ट्रेन भी लूटी गई थी, काकोरी वगैरह भी हुए थे। तो उसमें 3 लोग थे, बिस्मिल्लाह खान भी थे। ठीक है, तो कुछ हथियार की जरूरत हुई थी, तो हथियार उन्होंने ट्रेन में से चुरा लिए थे। तो डकैती बोलते हैं उसको, डकैती। तो डकैती में लोग पकड़े गए थे, तो उसमें भगत सिंह का भी नाम हुआ करता था उस टाइम पर। ठीक है, अब भगत सिंह ने भी बम फोड़ दिया था उस टाइम पर, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया था। 6 साल तक मुकदमा चला भगत सिंह पर। ठीक है, 6 साल तक मुकदमा चला भगत सिंह पर, तब जाके उनको फांसी हुई थी, तो अरेस्ट कर लिया था इन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये 1927 में 1927 में एक ईयर आता है 1927। एक मिनट, 1927 एक ईयर आता है, और इसमें एंट्री होती है आपकी साइमन कमीशन की। किसकी एंट्री होती है बेटा? साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन आता है इंडिया, कमीशन आ जाता है इंडिया साइमन कमीशन की। तो इसका काफी प्रोटेस्ट हुआ, इंडिया में काफी प्रोटेस्ट हुआ। ये साइमन कमीशन है क्या? साइमन कमीशन, साइमन जो है इस कमेटी का हेड हुआ करता था, इस कमेटी का हेड हुआ करता था। तो उसके नाम पर साइमन कमेटी आई, साइमन कमीशन बैठाया। आया क्यों था ये? जो हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करने आया था। आपने सुना होगा ना 1909 वाला मार्ले मिंटो एक्ट, उसके बाद एक और एक्ट आया था 1919 में, उसको बोलते हैं हम ड्यूअल गवर्नमेंट एक्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें उसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए आया था, लेकिन इससे बड़े नाखुश थे लोग, प्रोटेस्ट किया, इंडिया वालों ने प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया बेटा? सुनो, क्यों प्रोटेस्ट किया? अब प्रोटेस्ट करने का एक रीजन था कि इसमें कोई भी, इस कमीशन में कोई भी भारतीय मौजूद नहीं था, एंट्री नहीं थी, तो नो इंडियन मेंबर।
नो एनी इंडियन मेंबर, नो एनी इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं था, तो इसलिए इसका प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल ही नहीं है, तो फिर भारतीयों की सुनेगा कौन, भारतीयों का हक में बातें होंगी कैसे, तो हमारे भारतीय लोग जो थे इसको प्रोटेस्ट करने में लगे हुए थे। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इस प्रोटेस्ट में एक बंदे की जान चली गई, मर्डर हो गया था उनका, मर्डर क्या, बेचारे प्रोटेस्ट करते करते। तो इस वाले साइमन कमीशन में एक चीज हुई जिसमें मारे गए लाला लाजपत राय, तो डाइड हो गए थे लाला लाजपत राय इसी प्रोटेस्ट में, तो लाला लाजपत राय मारे गए। ये बड़ा झटका था, ये बड़ा झटका था कि भैया लाला लाजपत राय को मर गए और उनको लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। तभी लाला लाजपत राय बोलते हैं कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी से वार किया हुआ ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक एक कील बनेगा, मतलब कि दफन कर देगा, जितनी मेरी सर पे डंडे मारे गए हैं उतनी ही तुम्हारी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी कब्र का ताबूत उतनी ही कीलों से ठोका जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो भाई इसका बदला भी हमें लेना था, इसका बदला भी हमें लेना था, क्योंकि ये लोग मारे गए थे बेचारे। तो बट्टू केसवर दत्त, जिसको हम बोलते हैं बी के दत्त, उसके बाद बी के दत्त आते हैं, एंट्री करते हैं 1928 में, अगले साल, और उन्होंने बी के दत्त, इसका बदला लेने के लिए बी के दत्त, इसका इनका पूरा नाम है बट्टू केशवर, क्या नाम है बेटा, बट्टू केशवर इनका पूरा नाम है, बट्टू केशवर दत्त है इनका नाम। तो इन्होंने अपना बदला लिया जनरल असेंबली में बम गिराकर, जनरल असेंबली में बम गिरा दिया, जनरल असेंबली में बम गिरा दिया, बम गिरा दिया। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो इसमें ना बड़ा नारे भी लग रहे थे, साइमन गो बैक, गो बैक, स्लोगन था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये इनका स्लोगन था, साइमन वापस जाओ, इसको नोट कर लेंगे, साइमन गो बैक। ठीक है, बिठा दूं? यस सर। ओके। अब होता क्या है शुरू, अब दोबारा गांधी जी की एंट्री कर लेते हैं। गांधी जी जेल से आ जाते हैं और 1930 आता है, क्या आता है, 1930 आता है वो ईयर, 1930। एक दांडी मार्च है, क्या है बेटा, दांडी मार्च है, एक दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं दांडी यात्रा, दांडी यात्रा या दांडी मार्च आते हैं। अब जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने देखा कि भाई ये दांडी मार्च हमें निकालना तो चाहिए, लेकिन क्यों निकालना चाहिए। हुआ ये कि भारत में उस टाइम नमक पर बड़ा कानून था। अब गांधी जी बोलते थे कि हमारे देश में नमक की क्या जरूरत है, जो टैक्स लगाया जा रहा है ये फालतू का, इतना तीनों तरफ से तो समंदर से घिरा हुआ है पूरा, भाई इधर भी समंदर है, ये इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, और क्या होता है नमक बनाने में, कुछ नहीं, बस पानी को एवापोराइव करो और फिर धूप से क्या होता है, नमक नमक रह जाता है और पानी उड़ जाता है। ठीक ठीक है, लेकिन इस पे भी क्या था, कानून बना रखा था कि जो भी नमक बनाएगा, जो भी साल्ट का प्रोडक्शन करेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो नमक कानून तोड़ो यात्रा कहते हैं उसको, कि नमक बनाया उन्होंने वहां जाकर और कानून भी तोड़ा। ठीक है, तो बनाया कैसे मैं तुम्हें बताऊं, इन्होंने एक यात्रा शुरू करी, आते के साथ ही इन्होंने एक यात्रा शुरू करी, दांडी मार्च की यात्रा शुरू करी, जो साबरमती से शुरू होती है दांडी तक। साबरमती में इनका आश्रम हुआ करता था, साबरमती, जो गुजरात में है। कहां है बेटा, ये गुजरात में है, गुजरात में है। और इन्होंने एक यात्रा शुरू करी जो दांडी तक जाती है, दांडी तक, दांडी तक इन्होंने यात्रा जाती है, दांडी। और ये गुजरात के बिल्कुल सटे हुए इलाकों में से, जैसे ये गुजरात है हमारा, तो साबरमती यहां पर है और दांडी यहां तक है। ठीक है, लगभग 224 मील, 224 मील माइल की इन्होंने यात्रा करी। और जब ये वहां से चले तो इनके साथ केवल 78 पीपल थे। कितने लोग थे, 7 फॉलोवर्स थे इनके, फॉलोवर्स 78 फॉलोवर्स थे दांडी के लिए। और दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, दांडिया। ठीक है जी, 1930 में। तो वो शायद अप्रैल का दिन, अप्रैल का महीना था जिसमें तोड़ा था, तो इसको हम नोट करेंगे। ठीक है बेटा, उतार लिया। अब सुनेंगे मेरी बात, कहानी पूरी।
जब इन्होंने दांडी में जाकर वहां नमक के किनारे तोड़ दिया, नमक बनाया और कानून तोड़ दिया इन्होंने भैया। यहां पर इन्होंने नमक बना दिया, यहां पर इन्होंने नमक कानून को ब्रेक डाउन कर दिया, नमक बनाया इन्होंने। यहां पर क्या बनाया? नमक बना दिया। अब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भाई कोई भी कानून तोड़ता उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, नए नए आए थे उस टाइम पर, जेल से छुटकाए थे। तो इन्होंने दांडी मार्च में जब नमक कानून को तोड़कर नमक बना लिया तो इनको ब्रिटिशर्स लोग अरेस्ट करने पहुंचे। क्या कौन लोग पहुंचे? ब्रिटिशर्स लोग अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। अब देखो उनका दिमाग कितना तेज चलता था उस टाइम पर। दिमाग देखो, जब इन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिया तो इसका देखो क्या हुआ। इनके पीछे 78 पीपल चल रहे थे उस टाइम पर, और दांडी पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ लग गई कि गांधी जी जा रहे हैं। जब कोई एक आदमी अच्छा काम करता तो उसके पीछे बहुत सारे लोग चल जाते हैं। तो गांधी जी के पीछे भी ऐसे ही हुआ, भीड़ लग गई, चारों देश के कोने कोने से लोग आ गए। अब जब कुछ ब्रिटिशर्स लोग उनको अरेस्ट करने के लिए आए, जब नमक कानून तोड़ दिया तो इन्होंने कहा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो अरेस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया, वहीं पर उस वाले एरिया में ऐलान कर दिया कि अब देश में एक और मूवमेंट करने वाला हूं मैं, एक और नेशनल मूवमेंट करूंगा जिसका नाम है सब डिसोबिनेट मूवमेंट। क्या नाम है बेटा? सब डिसोबिनेट मूवमेंट। और 1931 में वो चालू हुआ है, ठीक है 1931 में वो चालू हुआ है सब डिसोबिनेट मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं असंवज्ञा आंदोलन, असंवज्ञ अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं बेटा? असंवज्ञ अवज्ञा आंदोलन, इसको बोलते हैं असंवज्ञा आंदोलन। अब एक आंदोलन में शुरू कर दिया था, यहां पर बात समझ आ रही है? ठीक है, हो गया मामला सेट। ठीक, अब इन दोनों ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन ज्यादा दिन तक चलना नहीं था, ये 1930 तक ये हमारा फ्लॉप हो गया था। तो पहली बात तो यहां लिख लो, ये सेकंड नेशनल मूवमेंट था इंडिया में, सेकंड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बाय गांधी जी, बाय गांधी जी, ठीक, बाय गांधी जी। अब ध्यान रखो बेटा, एक नोट डाल लेंगे छोटा सा इसमें कि 1930 में पहला राउंड टेबल हुआ था। राउंड टेबल, क्या भी नाम सुना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? सुना है बेटा? देखो एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी ये, जिसमें ये सेकंड है, सेकंड, जिसमें ये भारतीयों की बात सुना करते थे। और 1932 इसमें थर्ड, कुल मिलाकर 3 राउंड टेबल हुए थे, 3 राउंड टेबल हुए थे। और इसमें 3 राउंड टेबल में सेकंड वाले में 1931 वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड लिख लो, नोट डाल लो, पार्टिसिपेट गांधी जी, ठीक है। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल गांधी जी ने सेकंड वाले राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था भीमराव अंबेडकर के साथ। अच्छा एक तो मैंने बात सुनो मेरी बात कि भाई सेकंड वाले में तो गांधी जी ने हमारा लिया है हिस्सा राउंड टेबल में, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से वाले व्यक्ति थे कि हु इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल कॉन्फ्रेंसेस, मतलब कि ऐसे कौन से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने सारे कॉन्फ्रेंस में अपना पार्टिसिपेट किया है? तो दैट वाज इज भीमराव अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था या पार्टिसिपेट किया था। बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है, फिर एक चीज होती है बी आर अम्बेडकर के साथ। अब देखो ये गांधी जी के मूवमेंट तो थी, ठीक है, उसके साथ बाद में बात करेंगे हम थोड़ा सा, बिठा दूं? ठीक है। अगला जो हमारा मूवमेंट होता है चालू बेटा, वो गांधी जी के थ्रू ही होता है। थर्ड मूवमेंट 1942 में, 1942 ईयर्स आता है क्योंकि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो 1942 आता है और क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको बोलते हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका स्लोगन था करो या मरो, डू एंड डाई, डू और डाई।
करो या मरो। ठीक है भाई, इसकी बैक स्टोरी भी है, मतलब इसमें सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था सभी नेताओं को, लोगों ने, तो कुछ लोग बचे हुए थे। तो विनोबा भावे रहे हैं एक इनके बहुत खास मित्र थे, तो इन्होंने ही उस पूरे मूवमेंट को लीड किया था। लेकिन गांधी जी को तो जेल में डाल दिया था उस टाइम पर। जितने भी कांग्रेस के अधिकारी थे, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, इस मूवमेंट में सबको जेल में डाल दिया था, प्रिजन कर दिया था। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने काम किया। अच्छा, महात्मा गांधी के थ्रू जो हमारी इनकी बायोपिक है, उनका नाम और लिख लो। ये कुछ मोमेंट थे महात्मा गांधी, उसके बाद तो फिर एक्टिव नहीं रहे थे, बड़ा कम ही रहे थे। फिर उनको उनका मर्डर हो गया था बाय नाथुराम गोडसे इन 21 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो लिख लो बेटा, इनकी बायोपिक भी थी एक, बायोपिक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग। ये पूरी की पूरी इसमें इनकी बायोपिक थी, जिन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है अपने बारे में भी, अपनी फैमिली के बारे में भी, वो क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑल द थिंग्स इन द बुक। कभी भी मतलब पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है थोड़ा। इसके इस बुक के बारे में भी मैं बता दूं कि बायोपिक है, एकमात्र बायोपिक है जो जेल में भी लिखी थी इन्होंने कुछ अपनी, और भी। अरे एक मैगजीन और चलाई थी इन्होंने, जिसका नाम था हरिजन नाम का। हरिजन एक मैगजीन थी जो चलाते थे ये। तो इन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी मांग की थी कि भारतीयों के लिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ये भारत के लोगों द्वारा ही लिखा होना चाहिए। तो ऐसी मांग भी इन्होंने इसमें की थी हरिजन में। ठीक है, बस 1922 के आसपास में आई थी, 1922 के आसपास में। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? तो ये कुछ इंडियन मूवमेंट थे। उसके बाद तो हमारे देश में बंटवारा हो गया था, मुस्लिम लीग थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा हमारे देश में, एक मांग उठेगी। उसके बाद फिर इंडियन 1947 में आ जाएगा इंडिया, और फिर हमारे देश का पार्टीशन हो जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान अलग हो जाएगा, इंडिया अलग हो जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लोग इसमें चूज किए जाएंगे, जो चेयरमैन होगा, ड्राफ्ट कमेटी होंगी, कमेटीज बनेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। तो अभी हम मूवमेंट पढ़ रहे थे, तो 1492 का गांधी जी के थ्रू लास्ट था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो इंपोर्टेंट है। 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल, 1918 में अगेन खेड़ा, उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन, 1931 में फिर आपका सब डिसोबिनेट, 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी, ये सब चीजें हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इसमें क्या सीखेंगे। तो हमने सीखा कि अब तक भारत में किस किस तरह के मूवमेंट हो रहे थे। तो अभी उसमें महात्मा गांधी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर के एक बेसिक से लास्ट के टॉपिक है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कैसे हुआ। तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पाकिस्तान अलग कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या रही है स्टार्टिंग में। तो सुनो बेटा, अब सिंपल सी बात है कि मुस्लिम लीग जो कि 1906 में हमारी बन चुकी थी, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो सर आगा खान ने 1906 में एक मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखी थी। अब ये मुस्लिम लीग ना उस टाइम से एक्टिव थी। तो 1940 के आसपास में हमारे देश में क्या हुआ था कि मतलब शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन की मांग तो उठ रही थी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, अपना खुद का संविधान चाहिए था। तो अब क्या था, उस संविधान के लिए बहुत सारी चीजें चल रही थी कि संविधान के लिए भैया बनाएगा कौन। तो अब इंडिया में एक मुहिम उठी थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका निर्माण कैसे हो। तो ध्यान रखना बेटा, शुरू होती है बात 1935 से। 1935 में एक एक्ट आता है, तो उसमें भी हमारी बात कही थी कि हमें खुद के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब 1936 में भी जो पीटी नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या है भैया, एडल्ट वोटिंग राइट चाहिए, हमें एडल्ट वोटिंग राइट चाहिए अपने। तो ये भी चल रहा था मामला इसका। ठीक, अब 1940 की कहानी है,
जब अगस्त प्रपोजल आया इंडिया में, अगस्त प्रपोजल आता है और अगस्त प्रपोजल आते के साथ ही होता ये है कि भाई ब्रिटिशर्स लोग मान जाते हैं अगस्त प्रपोजल में कि ठीक है सर, हम आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ योजना बनानी पड़ेगी। अब देखो हर कोई इनका कोई हम पे कोई अच्छी बात नहीं थी कि हमें हमारी बात मान ली इन्होंने। एक्चुअली में ना देखो, सुनो कहानी सुनना, मोरल ऑफ द स्टोरी, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। क्या हुआ? सेकंड हुआ। तो ये तो पहली कंगाल हुए पड़े थे, क्योंकि इनकी सारी जो जितनी भी फोर्सेस थी, डिफेंस सिस्टम था, पैसा था, सब यहां लग रहा था उस टाइम पर, तो इनकी इकोनॉमी की काफी वीक हो चुकी थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी कुछ शर्तें मान लेंगे, लेकिन आप कुछ इंडियन आर्मी हमें दे दो ताकि हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिस्सेदारी हो सके हमारी। ठीक है जी, ये वही है जब जापान पे बम फोड़ा गया था। ठीक है जी। उसके बाद हुआ ये कि जब यहां पर इनकी इकोनॉमी वीक हो गई, तो अब ये तय तो यही हो गया था कि भारत ना, ये भारत छोड़ के जाएंगे अंग्रेज, क्योंकि इनको अपना देश ही बचाना भारी पड़ रहा था। अब जितने भी इनके गुलाम रहे हैं लोग, उनको कैसे खर्चे पानी कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, अगस्त प्रपोजल तो आपने दे दिया और हम मान भी गए। अब 1942 में इंडिया में एक मिशन भेजा जाता है। सुन लो बेटा, क्रिप्स मिशन। एक इंडिया में एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। इसके जो चेयरमैन थे वो सर क्रिप्स ही थे, तो उसके नाम पर ही क्रिप्स मिशन है। तो ये भी मुस्लिम लीग ने थोड़ा सा मतभेद हो गया कि भाई हम नहीं मानेंगे इसको, ये नहीं मानेंगे, ऐसा वैसा वैसा, तो ये असफल रहा, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया यहां पर आकर। ठीक, उसके बाद 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसका नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, शिमला कॉन्फ्रेंस। और ये कहां हुई थी? अच्छा, इस टाइम ना भारत में जो वायसराय थे वो थे बेवल। कौन थे? बेवल। तो इन्होंने सोचा कि भाई अब भारत में कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में, तो चलो एक मीटिंग बुला लेते हैं। लेकिन ये भी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई थी। अब एंट्री होती है 1946 में। 1946 में एंट्री होती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया इन 1946। कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में और इसकी एंट्री होती है। ठीक, अब ध्यान रखना बेटा, 1935 में एक और बात कही गई थी। सुन लो मेरी बात। 1935 जब एक्ट आया था, उसमें एक बात कही गई थी कि इंडिया को ना 11 प्रोविंस में बांटेंगे। कितने? 11 प्रोविंस में बांटेंगे, ये 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके बाद। ठीक है, 11 प्रोविंस में इंडिया बटेगा और उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग चुन के आएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। बात समझ आ रही है तुम्हें? तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1946 में कैबिनेट मिशन तैयार हो गया था, खत्म हो गया मामला। उसके बाद वहां पर एक चुनाव भी हुए थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन में जब चुनाव हुए तो उसमें क्या सीन बना? उसमें सीन क्या बना सुना। उसमें सीन बना कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 लोग चुने जाएंगे। 389 लोग चुने जाएंगे जो कि 11 डिवाइडेड प्रोविंसेस में जाएंगे। किसमें जाएंगे बेटा ये? अब इनमें से जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 93 सीट्स किसको दे दी गई? जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। कौन बेटा? प्रिंसली स्टेट, जिसको हम बोलते हैं रजवाड़े, देसी रियासतें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। जो राजस्थान हुआ, जो भोपाल हुआ, ये सब चीजें हुए, ये सब, इसको हम बोलते हैं देसी रियासतें। क्या बोलते हैं? देसी रियासतें बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा। अब 389 में से अगर 93 घटाओ तो कितने बचे? 296 बचे। अब 296 में से भी अब हुआ क्या? 96 में से 4 दे दी यूटीज को, कमिश्नरेट चीफ स्टेट को। जैसे हमारी यूनाइटेड स्टेट है ना, वो यूनाइटेड टेरिटरी है, तो उस टाइम भी 4 ऐसे हुआ करती थी, 4। अब कितने बचे? 292 बचे। अब इसमें ये जो हमें 290 जो सीटें हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से भाग थे बेटा? वो भाग थे जनरल कैटेगरी, मतलब हिंदू वगैरह, मुस्लिम और सिख। जनरल को दी गई 209 सीट और मुस्लिमों को दी गई 79 सीट।
और सिख को दी गई 4 सीट। तो इनमें अब होगा चुनाव, अब होगा इलेक्शंस होंगे। अब बात समझे, इलेक्शंस होंगे। अब जब इलेक्शंस हो गए, इस चार्ट को फॉलो अप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम इसको पूरा का पूरा सिनेरियो पूरा क्लियर कर लिया हमने, ये सीटों का बंटवारा भी हो गया। ये किसके थ्रू हो रहा था सब कुछ? ये कैबिनेट मिशन के थ्रू हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था? कैबिनेट मिशन के थ्रू हो रहा था ये, ठीक। उतार लिया? देखो आप सुनो मेरी बात, कहानी का है। इसका आता है रिजल्ट। अब चुनाव हो गए, इसका रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट हम देखेंगे क्या आया। इस रिजल्ट में जब आया चुनाव होने के बाद, तो हुआ क्या सुन लेंगे। इस रिजल्ट में हुआ ये कि जो हमारी जनरल सीट थी कांग्रेस, कांग्रेस को मिले 208 वोट। कितने मिले? 208। मुस्लिमों को मिले 71 या 3 ऐसे कुछ थे, 3 वोट, ठीक है। और अदर्स को मिले 15 वोट टोटल मिलाकर। अब सिंपल सी बात है, 208 तो कांग्रेस को मिल गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग दोनों। तो 73 सीटें जब मुस्लिम लीग को मिल गई, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसको बायकॉट करेंगे, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, मुस्लिम लीग को अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तब मुस्लिम लीग ने क्या काम करा? 16 अगस्त, वो डेट थी 16 अगस्त 1947 को ये बोला गया, सॉरी 46 है बेटा, 47 नहीं है, 46, ठीक है। तो अब मुस्लिम लीग ने, सुनना इस पॉइंट को, 16 अगस्त जब इनको वोट कम मिले तो बायकॉट किया, क्योंकि ये अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहते थे। तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने एक डे बनाया जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे नाम था उसका। तो आता है क्वेश्चन ये, सीधी कार्यवाही दिवस बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस बनाया गया बाई मुस्लिम लीग। क्यों बनाया गया? क्योंकि चुनाव में कम वोट मिले थे, सेटिस्फाइड नहीं थे कि ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन हो ही गया था। पार्टीशन होने के बाद जब डिमांड बढ़ गई थी, तो अब क्या था, जो लोग यहां पर 389 थे, तो सिंपल सी बात है, जब देश का बंटवारा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बंटवारा भी होगा, क्योंकि पूरे उस समय पूरे भारत का था। तो तब यहां पर 299 लोग रह गए थे आफ्टर बंटवारा, आफ्टर पार्टीशन हमारे देश में इतने लोग रह गए थे। तो ऐसे हुआ हमारे भारत देश का बंटवारा। बात समझ आ रही है? चलिए, इसी के साथ हम इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। और कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा सबको, और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो मैं इसका छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, तो देख लेना उस बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। हो गया।